मेरा नाम नौशीन है और मेरा ताल्लुक़ एक आसूदा हाल ख़ानदान से है। मेरी उम्र 25 साल है और हम 2 बहनें और एक भाई हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम माहीन है, उनकी उम्र 28 है और भाई हम दोनों बहनों से छोटा है, इसकी उम्र अभी 20 है। होश संभाला तो घर में खुशहाली देखी, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी। हमें अपने घर में हर सहूलत मुयस्सर थी, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हुई थी। वक्त के साथ साथ तालीम का सिलसिला चलता रहा और मैंने बीए का इम्तिहान अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मैं शक्ल सूरत में खूबसूरत थी, रंग सांवला और कद 5 फुट 6 इंच है। मुझको देखकर अक्सर मेरी सहेलियां मुझे छेड़ा करती थी कि नौशीन तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मेरी क्लास फेलो समरीन एक ठंडी आह भर के कहती कि काश मैं लड़का होती तो तुझे फंसा लेती, और मैं ऐसी बातों पर हंस दिया करती। जैसे जैसे मैं जवान होती गई वैसे वैसे मेरे ख्यालात और जज्बात भी जवान होते गए। वक्त के साथ साथ मेरे दिल में भी प्यार की ख्वाहिश पैदा होती गई। मेरे ख्वाबों में भी दूसरी लड़कियों की तरह एक राजकुमार आता था जो मुझे बेहद व बेहिसाब प्यार करता था। मुझे प्यार के बारे में कुछ भी पता न था। मेरे नज़दीक प्यार सिर्फ शौहर की बाहों में सोने और गिले लगने का नाम था। देखते देखते हम दोनों बहनें जवान हो गई। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया, जिसे थोड़ी छानबीन के बाद कबूल कर लिया गया। लड़का इंग्लैंड में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता था और शादी के बाद इसने यानी मेरे जीजा जी ने मेरी बाजी को भी अपने साथ ले जाना था। खैर रिश्ता पक्का हुआ और बाजी बया कर अपने ससुराल चली गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि अब बाजी के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कान हर वक्त खिलती रहती थी। मैंने एक दिन पूछा कि बाजी आपकी इस हंसी की क्या वजह है, तो वो हंसते हुए कहने लगी, पगली ये प्यार का खुमार है। उनकी ये बात मैं समझ न पाई। मैंने फिर पूछा कि क्या मतलब। वो मज़ीद गहरी हंसी होंठों पर सजा के कहने लगी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। एक दिन जीजा जी हमारे घर आए हुए थे। हमने रात को आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद जीजा जी की फ्लाइट थी और बाजी ने भी उनके साथ जाना था और हम सब ने जीजा जी से ट्रीट लेनी थी। आइसक्रीम खा के हम घर पहुंचे तो सब थक चुके थे और थोड़ी देर हम सब घर वाले एक साथ बैठकर टीवी देखते रहे और साथ साथ बातें भी होती रही। रात का 1 बज चुका था। अब्बू ने कहा कि चलो बच्चों अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मगर मेरा सोने का मन नहीं हो रहा था। मैं अपनी बाजी के साथ बहुत सी बातें करना चाहती थी। दिल ये सोचकर उदास हो रहा था कि कुछ दिन के बाद बाजी चली जाएगी और फिर 1 साल के बाद दोबारा वापस आएंगी। मैंने बाजी से कहा कि बाजी आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाएं, मैंने आपसे बहुत बातें करनी हैं। बाजी ने कहा चुल्लू ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ। जब तुम सो जाएगी तो मैं तुम्हारे जीजा जी के पास चली जाऊंगी। मुझे अब उनके बिना नींद नहीं आती। बस ठीक है बाजी, आप थोड़ी देर के लिए ही सही मगर मेरे पास आ जाए, मैंने बाजी से कहा और उनको लेकर अपने कमरे में आ गई। बातें करते करते मुझे नींद की मेहरबान देवी ने अपनी आगोश में ले लिया और मैं बेखबर सो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद किसी आहट से वैसे ही मेरी आँख खिली तो मैंने देखा कि बाजी जा चुकी है। मुझे प्यास लग रही थी। वैसे तो मैं सोने से पहले पानी की बोतल और गिलास अपने पास रख के सोती हूँ, मगर आज याद ना रहा। मैं फर्श से पानी की बोतल लेकर वापस आ रही थी कि कुछ आवाज़ों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं शायद उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके चली जाती, मगर जिस आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर किया वो आवाज़ बाजी की थी। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाजी वाले कमरे की खिड़की के पास चली गई, जहाँ से ये बातों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे उनकी उन सब बातों की ठीक से समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैं मजबूर होकर खिड़की को हल्का सा खोला तो खुशकिस्मती से खिड़की खुलती चली गई और सामने वाला मंजर देखकर मेरे ओसान खता हो गए। मैंने देखा कि बाजी और मेरे जीजा जी एक दूसरे से खेल रहे हैं और मैं वो खेल देख रही थी कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में आई जिसने मेरी जान ही निकाल दी। क्या कर रही हो यहाँ खड़ी होकर? ये आवाज़ अम्मा की थी। मेरी टंगों में जा नहीं रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखती। वो मैं यहाँ पानी क्या पानी पानी कर रही हो यहाँ? मैंने सिर्फ इतना पूछा है और तुम तो ऐसे घबरा गई हो जैसे पानी नहीं कोई चोरी करने आई हो। और फर्ज तो इस तरफ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती अम्मा ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अम्मा ने कहर आलूद आंखों से मुझे देखा। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाती अम्मा ने एक थप्पड़ मुझे रसीद कर दिया और कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से।
मैं अपने गाल पर हाथ रखे वहां से अपने कमरे में चली आई, लेकिन मेरा डर और खौफ से बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं अम्मा ने बाजी से कोई बात ना कह दी हो, वो अबू से ना बोल दे। तरह तरह के ख्यालात जहन में आ रहे थे। मैं वाशरूम गई और मैं नहा के बाहर निकली और अपने बेड पर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं रात के किस पहर मेरी आंख लगी और सुबह मेरी आंख खिली तो जिस्म दर्द कर रहा था, नींद पूरी ना होने की वजह से। मैं फ्रेश होके डरती डरती किचन में आई तो देखा अम्मा अभी तक नाश्ते वाले टेबल पर बैठी हुई हैं। मैं अम्मा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं किचन से बाहर जाने लगी तो अम्मा ने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। मेरे पाँव जहाँ थे वहीं पर जिम गए। उधर आओ और बैठो मेरे पास। अम्मा की आवाज़ में नरमी थी, मगर खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया था। मैं टेबल के दौरे किनारे पर बैठ गई। जी अम्मा, मुझे लगा जैसे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। देखो बेटा, तुम अब बच्ची नहीं हो और तुम अब उम्र के इस हिस्से में हो जहाँ तुमको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। तुम्हारी बाजी शादीशुदा है और ऐसे हर किसी के कमरे में झांका नहीं करते, बुरा लगता है ऐसे किसी के कमरे में झांकना। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अम्मा वो दरअसल में रात को, छोड़ो रात को जो हुआ सो हुआ, अब आइंदा ख्याल रखना। मैंने कहा जी अम्मा, मैं ख्याल रखूंगी एंड आई एम वेरी सॉरी। इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने उठकर मुझे गिले से लगाया और मेरे आंसू साफ किए। मैं जानती हूँ तुम्हारे ज़हन में सवालात उठ रहे होंगे और मैं इस वक्त तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारे ज़हन में जो भी सवालात आ रहे हैं तुम बिला जेजे का मुझसे पूछ सकती हो। मैं उन सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अम्मा की उन बातों से मेरे दिल में बैठा खौफ अब किसी हद तक ख़त्म हो चुका था। मेरे जहन में बहुत सवालात थे, मगर मैं अभी भी जेजे कर रही थी। मैंने कहा नहीं अम्मा, कोई सवाल नहीं है मेरे जहन में। मुस्कुराते हुए कहने लगी कि चुल्लू ठीक है, जब तुम्हारे जहन में कोई सवाल आए तो पूछ लेना। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त जेजे कर रही हो। मैंने वहां से उठने में ही आफियत समझी। नाश्ता करके मैं किचन साफ कर रही थी कि बाजी आ गई। उन्होंने मेरे साथ काम में मदद की और चाय बनाने का कहा। मैं चाय बना के उनके पास ही बैठ गई तो बाजी कहने लगी, यार रात को बहुत काम खराब हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ था बाजी? मैंने डरते डरते पूछा। यार रात को हमें खिड़की बंद करना याद नहीं रहा था। अम्मा ने गुजरते हुए देख लिया हम दोनों को। मैं शर्मिंदा हो रही थी और सारी रात नींद नहीं आई। अम्मा से भी मैं अब तक नहीं मिला पा रही। क्यों बाजी, ऐसा क्या हो गया है कि आप अम्मा से नजरें नहीं मिला पा रही? सब खैर तो है ना? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए बाजी से पूछा, हालांकि मुझे सब पता था और ये भी पता था कि किसने देखा है और किसने नहीं देखा। बाजी ने मुख्तसर रात वाली बात मुझे बता दी कि रात को हुआ किया था। तो मेरे जहन में एकदम से शरारत आई और मैंने कहा, बाजी आप भला मुझे खड़ा कर देती दरवाजे में ताकि मैं ध्यान रखती किसी के आने जाने का। मैं खिलखिला के हंस दी। बाजी ने एक थप्पड़ रसीद की और कहा, मेरे कमरे में चल बेशर्म, और फिर दोनों हंस दिए। फिर बाजी शाम को अपने ससुराल चली गई और मैं घर में उदास रह गई। फिर एक दिन बाजी इंग्लैंड चली गई अपने शौहर के साथ। बाजी के जाने के थोड़े दिन बाद ही एक बहुत अच्छी फैमिली से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई खामी न थी, सो ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मंगनी बड़ी धूमधाम से हुई और मंगनी के 1 साल के अंदर अंदर ही मेरी शादी भी हो गई और मैं ब्याह कर अपने पिया घर सुधार गई। रात देर तक रस्मों का सिलसिला चलता रहा। शादी से पहले हम दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी कम बातचीत होती थी। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी अपने खावंद का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। दिल में खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात थे। समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं संभल कर बैठ गई। कदमों की आवाज़ आ रही थी, पास और पास, बहुत पास। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेड के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आने वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर था। वो कुछ देर बेड के पास खड़े रहे, फिर मेरे पास बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही उन्होंने मुझे माथे पर किस की मुन्ह दिखाई और कस्मों वादों के बाद उन्होंने मुझसे कहा, नौशी मेरी जान, तुम थक गई होगी, चुल्लू उठकर कपड़े तब्दील कर लो। मैं ऐसे ही बैठी रही। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर उठाया और मेरे हाथ में कपड़े पकड़ा दिए। लो चुल्लू चेंज कर लो। मैं कपड़े पकड़कर वाशरूम जाकर चेंज करके वापस आकर सो गई। खैर दिन गुजरते गए। कितने ही लम्हे हथेलियों से निकलकर माज़ीगर्द में गुम हो गए और आने वाला कल आज बनता गया और जो आज था वो बीता हुआ कल बनता गया। जिंदगी बहुत परसुकून गुजर रही थी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस उनका फैमिली बिजनेस है
और कभी कभी मेरे सास भी मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड के साथ फैक्ट्री चली जाती थी। स्पेशल जब कोई न्यू प्रोडक्ट बुनती थी तो मेरी सास फैक्ट्री का चक्कर ज़रूर लगाती थी। उनका सारा दिन फिर उधर ही गुजरता था, मैं घर में बोर होती रहती थी। एक दिन मैंने अपने ससुर से कहा, अंकल मैं भी अपनी फैक्ट्री देखना चाहती हूँ, किसी दिन मुझे भी लेकर जाए ना साथ अपने। हम नाश्ता कर रहे थे, मेरी इस बात से अचानक ही नबील को गुस्सा लग गया। कहने लगे, नहीं तुम जाकर क्या करोगी फैक्ट्री में, घर में रहा करो। मैंने कहा, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, बस घर में अम्मा होती हैं और जब वो भी आपके साथ चली जाती हैं तो दिन गुजारे नहीं गुजरता। अंकल कहने लगे, अच्छा अच्छा बेटी चली जाना, मगर आज नहीं, आज हमारी फैक्ट्री में कस्टमर आ रहे हैं, उनके साथ हम बिजी रहेंगे। तुम फिर से बोर हो जाओगी और आज हो सकता है न्यू बिजनेस डील भी हो जाए उन लोगों के साथ, तुम फिर किसी दिन चक्कर लगा लेना। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारा हाथ बटाया करो बिजनेस में, जैसे तुम्हारी आंटी हमारी हेल्प करती है। मुझे क्या चाहिए था, मैं खुश हो गई। आंटी अब कैसे हेल्प करती हैं बिजनेस में? मेरी बात सुन के आंटी मुस्करा दी, बेटी जिस दिन जाओगी फैक्ट्री खुद ही देख लेना। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? आंटी ने अंकल को मुखातिब करके कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, जिस दिन हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी ये खुद ही समझ जाएगी। काम इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। अरे अंकल आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत टेक्निकल काम कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने नबील की तरफ देखकर शरारत से आंख दबा दी। क्यों जी, आपको तो पता ही है। फिर हम सब नाश्ता करते हुए हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे। फिर एक दिन शाम को नबील और अंकल जब फैक्ट्री से आए तो बहुत खुश थे। नबील कहने लगे, लो जी बेगम साहिबा, आपके फैक्ट्री जाने के दिन भी आ गए हैं, कल सुबह आप हमारे साथ जाएगी फैक्ट्री। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, अपने में ही जाऊंगी या आंटी भी जाएगी हमारे साथ? मैंने नबील से पूछा। हाँ जी, अम्मा भी जाएगी हमारे साथ, क्योंकि वही तुमको काम समझा सकती है, जो काम वो करती हैं वो हम बाप बेटा नहीं कर सकते फैक्ट्री में। साथ ही अंकल और नबील ने जोरदार कहकहा लगाया। आंटी सिर्फ मुस्करा के रह गई तो मैं बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मेरी बेटी समझ जाएगी, कल मैं फैक्ट्री जाकर तुमको सब काम समझा दूंगी। उन तीनों की हंसी मुझे बहुत पर असरार लग रही थी। रात का खाना खाकर हम सब सो गए और सुबह हुई तो मैं नहाकर तैयार हो गई फैक्ट्री जाने के लिए। नबील ने मुझे तैयार हुआ देखा तो कहने लगे, जान आज तुम क़यामत लग रही हो। और जब हम तैयार होकर नीचे आए तो मैंने देखा मेरी सास बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने आज गौर किया था अपनी सास पर, वो बहुत पुरकशिश लग रही थी, बाल खिले हुए और बारीक स्ट्रैप वाली जूती पहनी हुई थी। क्या क़यामत लग रही थी मेरी सास आज। मैं लड़की होने के बावजूद उनको देखकर खो गई थी। क्या दिख रही हो बहू? मेरी चोरी पकड़ी गई थी, मैंने नजरें चुरा ले। कुछ नहीं आंटी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। आज वो खिलखिला के हंस पड़ी, अरे मेरी प्यारी बेटी नहीं लगती नज़र, अब एक दूसरे को देखती ही रहूगी, चलूगी। अब मेरे ससुर ने आवाज़ लगाई, हाँ जी चली, हम तो तैयार हैं। हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। कार मेरे ससुर चला रहे थे, मैं और नबील पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मैंने नबील का हाथ अपने हाथ में ले लिया और रास्ते में हम सब आपस में बिजनेस की बातें करने लगे।